देखो मैं माइक को जरा एडजस्ट कर रहा हूँ। तो हमने करना क्या एक्सप्लेन। हमने असल में वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस बनानी है, और वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस बना के हमने इसमें ये चेक करना है कौन सा लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, और ग्राफ बनाना है, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो ये सारी बातें एक्सप्लेनेशन में आ जाती है। हम फार्मूला जानते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। वो फार्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू V नॉट, ये पीछे आपको पढ़ाया हुआ है, साइन थीटा है। इस फार्मूले में ये जो V है ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, लेकिन बाकी वी नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा फार्मूला आप जानते हैं वोल्टेज का है। यहाँ से इस ग्राफ से मतलब इस फार्मूले से हमें एक ग्राफ मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि जो साइन थीटा का ग्राफ होगा वही अब वोल्टेज का होने वाला है। तो वोल्टेज का ग्राफ अगर बनाएंगे तो साइन का ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। तो अभी वोल्टेज का तो पता चल गया, लेकिन करंट रह गया। अब हमने ये चेक करना है कि करंट कहाँ से आएगा जी। करंट के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से लें। देखिए ग्राफ के इधर आना ना, हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करनी है। और अभी तक तो ये पता चला कि वोल्टेज का ग्राफ साइन वाला ही बनेगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ साइन वाला ही होता है, जो पहले भी हम बनाते आए हैं। अब सारा मसला करंट के ग्राफ का है। करंट के ग्राफ को कहां से बनाएं, उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें। तो उसके लिए बेटा हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा पहले। जब तक फार्मूला हाथ नहीं लगेगा तब तक हम करंट नहीं बना सकते। हमें ये पता चल गया कि करंट जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है जी। ये तो आपको पता ही होगा। तो बेटा जो करंट है ये पता चल गया हमें कि चार्जेस का रेट है। अगर किसी तरह से चार्जेस के बारे में पता चल गया, चार्जेस के बारे में, क्यू के बारे में, क्यू का ग्राफ बन गया, तो उसका जो स्लोप होगा वो करंट का ग्राफ होगा बस। स्लोप ऑफ चार्ज क्यू या डेल्टा क्यू विल बी ग्राफ ऑफ करंट। तो ये हमने यहां से ये पता लगा लिया है कि सारी मेहनत अब हमने करनी है इस क्यू पर। वो क्यू किसी तरह से निकाल लेना है, और जब क्यू निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट भी निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा भाई। बेटा अगर क्यू निकल गया, ये वाला क्यू डेल्टा क्यू, तो क्यू असल में करंट तक पहुंचा देगा। क्योंकि ये फार्मूला आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। और आपने तब ये कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन होता है। कहा था कि नहीं कहा था। तो अब बेटा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन हो सकती है, तो फिर चार्ज टाइम ग्राफ की स्लोप करंट क्यों नहीं हो सकती। और आपको करंट के आर्टिकल में बताया भी था कि चार्ज टाइम ग्राफ की स्लोप क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। तो अब हम इसी की स्लोप निकालने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट। अब इसकी स्लोप की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए फार्मूला क्यू का हमें चाहिए। तो कोई बच्चा जानता है कि कैपेसिटर के केस में क्यू किसके बराबर होता है जी। कैपेसिटर के केस में क्यू बराबर होता है सी वी के। ठीक है, तो यहां से हम अब v अगर पुट कर दें, जो पीछे हमने लिखा था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा पुट कर दें, तो q हमारा बन जाएगा। तो q हमारा आ जाएगा बेटा। अब ये मैं q लिखता हूं जब ब्लैक से, q इज इक्वल टू c, और जहां पे v लिखा हुआ है वहां आपने वैल्यू पुट कर देनी है जी। c वैसे रहने देना, ये c हो गया कैपेसिटेंस। और जहां v लिखा, v की वैल्यू क्या पीछे बताएं जी। मैंने पीछे लिखी हुई है v नॉट साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन थीटा। यहां से चार्ज की इक्वेशन तो बन गई है जी, q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन थीटा। अब ये बताएं मुझे कि q का ग्राफ क्या बनेगा। ये c तो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, ये तो आपने चेंज नहीं करनी, ये भी कांस्टेंट होती है। हर कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है। तो बताएं जरा कि ये साइन ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो भाई यहाँ पे फार्मूले से पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ बनेगा क्यू का वो भी साइन ग्राफ ही बनने वाला है। तो खुशखबरी ये हुई फिर आपके लिए कि आपको क्यू और वोल्टेज दोनों के ग्राफ पता चल गए, और दोनों के साइन ग्राफ है। और साइन ग्राफ कैसा दिखता है। साइन ग्राफ तो बड़ा सिंपल है। साइन का मैथ वाले बच्चों ने ग्राफ बनाया हुआ है, और उन्होंने जनाब ये ग्राफ बनाया था। साइन ग्राफ ये था उनका, ये साइन ग्राफ है। ठीक है बच्चे, तो साइन ग्राफ हमने बना लिया जी। अब इस साइन ग्राफ को यूज करते हैं जी आगे। इसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में बनाएंगे जी। जो ग्राफ बनाना है ना वोल्टेज और करंट का, वो जनाब साइन ग्राफ ही बना देना आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। साथ साथ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखें आप। अगली हेडिंग यही देने लगा मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये हमारी हेडिंग थी, जोन सी भी थी आप चेक कर ले, चौथी थी या पांचवी थी। आपको बेटा बेहतर पता है कि कितना नंबर था इसका। आप लोगों के आर्टिकल को तैयार करके आते हैं माशाल्लाह से। अब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में हमने ग्राफ बनाने होते हैं बस। तो पहले हमारे पास एक्स एक्सेस होगा जी। तो ये हमारे पास ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस बना दिया पहले मैंने। ठीक है,
और अब जी वाई एक्सेस के बाद एक्स एक्सेस बनाते हैं। ये एक्स एक्सेस बन गया। अब इसमें हमने ग्राफ जी शो करना पड़ा, पहले वोल्टेज का ग्राफ बनाना हमने। वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं जी, पहले रेड से बना लेते हैं जी वोल्टेज को। तो ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया जी हमारा। अब ये तो हो गया जी वोल्टेज का ग्राफ। तो अब आगे जी करंट का ग्राफ बनाना है जी। इसको मैं पहले वी लिख दूं। करंट का भी नहीं बना, अभी फिलहाल क्यू का पता चला हमें। करंट का बाद में बनेगा क्यू से, क्योंकि क्यू के ग्राफ की जो स्लोप होगी वो करंट का ग्राफ होना है। अब यहाँ बेटा आपने क्यू को शो करना है जी। यहाँ पे ब्लू कलर से शो कर देता हूँ। ये हो गया हमारा क्यू का ग्राफ। अच्छा अब आप ये बताएं किस ग्राफ की पीक छोटी बनाऊं, वी की या क्यू की? जल्दी बताएं शाबाश। वी तो मैंने बना दिया, अब क्यू की मैं पीक वैल्यू वी से छोटी बनाऊं या बड़ी बना दूं? आपने पिछले आर्टिकल में सीखा था कि वोल्टेज की पीक उसमें बड़ी थी, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर था फॉर्मूला। तो आप बताएं किसकी बड़ी होगी, वोल्टेज की या चार्ज क्यू की? जल्दी करें शाबाश। आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही? भाई आवाज आ रही है? और बताएं जल्दी शाबाश। किसकी पीक छोटी होगी? माइक ऑन करके बता दें। बेटा आप लोगों ने इस फार्मूले को देखना है, क्यू इज इक्वल टू सीवी को देखना है, यहां से बताना आपने कि वी बड़ा है या क्यू बड़ा है। कैपेसिटेंस तो कुछ ना कुछ होगी ना। अब सोचिए जरा, कैपेसिटेंस किस में होती है? रेजिस्टेंस तो मेगा ओम में होती थी ना, बहुत ज्यादा होती थी। वो वन से हमेशा बड़ी होती थी। तो तब तो हमने ये कहा था कि वी इज इक्वल टू आई आर फार्मूले में, क्योंकि आर की वैल्यू वन से हमेशा बड़ी रहती है, इस वजह से वोल्टेज बड़ा निकला था। तो वोल्टेज की पीक हमने तब बड़ी बनाई थी। लेकिन आज चेक करें आप, आज क्या सूरत हाल बन रही है। जी तो एक आंसर आया जी, बताएं जी। क्यू की बड़ी होगी, वजह क्या होगी क्यू की क्यों बड़ी होगी? वही वजह सेम, वी इज इक्वल टू आई आर वाली लगाई आपने। बेटा अब आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस की वो माइक्रो में होती है, माइक्रो फैराड में होती है। आमतौर पर तमाम जो कैपेसिटर्स होते हैं जो लगाए जाते हैं, वैसे भी आपकी बुक ने जब एक्सप्लेनेशन शुरू की है ना, उसमें स्पेशल बताया कि 1 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगाया हुआ है। 1 माइक्रो फैराड का। तो कैपेसिटर माइक्रो फैराड में लगाया हूँ। तो बेटा माइक्रो की वैल्यू आपको पता 10 की पावर -6 होती है। तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है जीरो से। 1 माइक्रो फैराड का मतलब क्या है? कि ये 1/10 की पावर 6 है। तो फिर क्यू की क्या होगी? छोटी नहीं होगी? सी की वैल्यू अगर अगर छोटी है वन से, अगर वन से छोटी है, तो फिर तो बेटा ये आंसर वी का बड़ा आने वाला है। क्या कहते हैं? पता चल गया सब बच्चों को, या अभी भी नहीं पता चला? ये यहाँ पे वैल्यू लेके दूं? ओ भाई सी की कोई वैल्यू ले लो ना। सी की वन से छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि माइक्रो फैरड में होता है ये। 0.5 फैरड ले लेते हैं। ये तो माइक्रो भी नहीं है, ये तो मैंने फिर भी बड़ी ले ली है। 0.5। चले 0.5 से भी समझ आ जाना आपको। अगर आप क्यू निकालेंगे ना, अब क्यू, तो 0.5 यहाँ पे लिखेंगे, साथ वी की जो मर्जी वैल्यू हो। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। इसका मतलब कि क्यू जो होगा वो वी का हाफ होगा। तो यहां से तो ये पता चलता है कि क्यू की पीक छोटी होनी चाहिए। और वजह क्या है? वजह ये क्वेश्चन है जिसमें कैपेसिटेंस सी है वो आज छोटी है वन से। लास्ट टाइम जो ओहम्स लॉ लगाया था पिछले आर्टिकल में, तो वहां पे सीन कुछ और था। वहां पे सीन ये था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू वन से बड़ी थी। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब इसमें मैं क्यू को शो करने लगा हूँ। यहाँ पे क्यू की पीक बनाते हैं जी, थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्यू की पीक बेटा बनाते हैं ब्लू कलर से, और थोड़ी छोटी बना लेते हैं जी। तो ये क्या बन रहा है जी? ये क्यू बन रहा है जनाब। तो वी और क्यू दोनों को हमने ड्रा कर दिया। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या होता है इन आर्टिकल्स में? हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप चेक करना होता है। ये तो भी वोल्टेज और चार्ज आया है, तो करंट किधर है? करंट कैसे निकालो? तो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ मेन इसकी जो वजह है। मैं आपको बता चुका हूँ कि हम चार्ज क्यों निकाल रहे हैं। हम चार्ज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बेटा हम लोग इंटरेस्टेड हैं करंट में। हम लोग इंटरेस्टेड हैं करंट निकालने में। लेकिन करंट डायरेक्ट नहीं निकल रहा, वोल्टेज से डायरेक्ट करंट तरफ नहीं जा रहे हम, हमें पहले चार्ज निकालना पड़ा। और चार्ज का जो रेट है, रेट ऑफ चार्ज Q/T, यानी स्लोप ऑफ QT ग्राफ, वो असल में होता है करंट। तो ये अगर मान लें कि वोल्टेज का और करंट दोनों के ग्राफ है, तो बेटा यहाँ पे आपको इस क्यू वाले ग्राफ की स्लोप लेनी पड़ेगी। अब इसकी स्लोप असल में करंट का ग्राफ बना देगी आपका। तो अब हम स्लोप कैसे लेंगे? स्लोप का कंसेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। स्लोप क्या होती है, सारी चीजें आपको स्लोप के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई हैं। तो फिर बता रहे थोड़ी बहुत बातें आपको मजीद बता देता हूँ स्लोप के बारे में। स्लोप जिसे आप ढलवान कहते हैं, ढलवान।
इसका क्या मतलब भाई, अगर तो ये चेक करें कि अगर तो आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जा रहे हैं फिर तो कोई ढलवान नहीं है, तो स्लोप यानी एस की वैल्यू 0 होगी। और अगर आप इस तरह ऊंचाई पर जा रहे हैं, हाइट पर, तो फिर तो स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यानी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है आपको, ढलवान ज्यादा है और ढलवान इंक्रीज करती जा रही है, तो स्लोप भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और जब स्लोप इंक्रीज कर रही है, जैसे आप कहेंगे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इंक्रीज कर रही है मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह से बेटा आप ये भी जानते हैं कि अगर स्लोप डिक्रीज कर रही हो तो हाइट नीचे को होती है जी। तो यहाँ बेटा अब अगली चीजें डिस्कस करते हैं स्लोप के बारे में। देखें जी, स्लोप इंक्रीज कर रही है, अब आपने बताना कि स्लोप डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी जी। इस केस में स्लोप क्या कर रही है, ढलवान क्या कर रही है, इंक्रीज या डिक्रीज। इस केस में आप अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो इस केस में स्लोप डिक्रीज हो रही है, ढलवान डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब कि स्लोप की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, इसमें इंक्रीज हो रही थी, पॉजिटिव लेंगे आप, वहां पे स्लोप जिसको भी रिप्रेजेंट कर रही होगी वो आंसर पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू एक तो नेगेटिव है और दूसरा ये डिक्रीज कर रही है। अगर स्लोप ये रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन को तो हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, और अगर ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रही होगी करंट को तो हम कहेंगे करंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब आपने बताना कि स्लोप क्या होगी, ये वाली लाइन जो है। अब बताएं जरा स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होगी। तो इसकी स्लोप इन्फिनिटी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लोप है जी, आपको बड़ी दफा बता चुका हूं मैं, तो स्लोप इसकी इन्फिनिटी है जी। अब चेक करें आगे। अच्छा, स्लोप के बारे में आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया था फर्स्ट ईयर में, याद है किसी को, आपको कुछ बताया होगा फर्स्ट ईयर में स्लोप के बारे में याद रखने के लिए। ये जो बातें मैं अलग अलग लिखी हैं इसको मैंने ऐसे इकट्ठा लिखा था ऐसे। और फर्स्ट ईयर में भी क्योंकि चैप्टर 3 में स्लोप थी, तो तब मैंने एक ये स्माइली फेस बनाया था शायद, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पे इन्फिनिटी का शो कर किया था मैंने, याद है या नहीं याद। और ये इसका ये इन्फिनिटी के लिए इसका नाक बना देते हैं जी, ये और ये नीचे वाला जाना ये 0 है। तो ये तमाम बातें जो पीछे बताई हैं ये स्माइली के अंदर छुपी हुई हैं। ये नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली, ये 0 स्लोप को शो कर रही है। ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाली, ये इन्फिनिटी स्लोप को, और इन्फिनिटी के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया गया, ये नाक जो है वो इन्फिनिटी है। ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, पता चल गया सबको, क्लियर हो गया जी। अब आगे देखें जी, ये स्लोप मैंने बताई क्यों है, हमने उस ग्राफ में वापस आके अब स्लोप निकालनी है बेटा। अब आपने यहाँ पे स्लोप बतानी है जी। सबसे पहले इस पॉइंट का कोई नाम रख लेते हैं, ठीक है, जिस तरह बुक ने नाम रखे हुए हम भी रख लेते हैं जी। तो पहले नाम रख लें यहाँ पे, तो नाम मैं इस कलर से रख देता हूँ, इस कलर से। सबसे पहला नाम क्या रखा बुक ने, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है वहां पे बुक ने नाम रखा हुआ है जी ओ, और उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट का नाम रखा हुआ है ए यहाँ पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे अगले पॉइंट का नाम मिल जाएगा किताब पे बी। आप जो मर्जी नाम रख ले, लेकिन फिलहाल हम बुक वाली एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, तो बुक क्या कहती है जी इसके बारे में। और उसके बाद अगले पॉइंट का नाम बुक सी रख देती है जी, और इस तरह से आगे यहाँ पे डी, मैं डी तक ही ग्राफ बनाया हुआ है, आगे जरूरत भी नहीं पड़नी आपको। आप आगे भी लेके जा सकते हैं, अगर आगे लेकर जाना है तो फिर ले जाते हैं जी, आगे ले जाते हैं थोड़ा सा। और ये ग्राफ बुक ने बनाया हुआ है थोड़ा सा आगे तक, और बुक इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक अगले साइकिल का क्रस्ट भी बना देती है। ये नहीं, बुक टोटल बनाती है 6 क्वार्टर, और मैंने पहले बनाए थे 4 क्वार्टर। और अब मैंने इस वोल्टेज के ग्राफ को एक्सटेंड किया तो ज़रा दूसरे को भी करना पड़ेगा, तो दूसरे को भी कर देते हैं जी, क्यू वाले को, क्यू वाले ग्राफ को एक्सटेंड करने लगा जी। तो ये पता चल गया जी आपको सबको। अच्छा बेटा, अब इसका नाम बुक ने रखा हुआ है ऊपर ई, एक नाम रह गया बस। तो बुक ने यहाँ पे जो नाम रखा हुआ था वो था जी ई, यहाँ पे। अब हर पॉइंट पर स्लोप चेक करनी है आपने, ठीक है। तो स्लोप के बारे में पता चल गया आपको, इस पॉइंट ओ पर स्लोप क्या होगी। देखिए टेंजेंट लाइन जो होती है ना वो स्लोप बताती है हर पॉइंट पर, ये तो स्ट्रेट लाइन ही थी, लेकिन अगर कर्व्ड पाथ हो, ऐसे कर्व्ड पाथ, तो फिर आपको हर एक कर्व्ड पाथ पर पॉइंट पर ज्यादा ज्यादा टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है, किसके लिए, स्लोप के लिए। जैसे ये टेंजेंट लाइन इसकी, इस पॉइंट की स्लोप है, ये इसकी स्लोप है, ये इसकी स्लोप है, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर ड्रा करें तो ये इसकी स्लोप है। हर पॉइंट की अपनी अपनी स्लोप होती है, ठीक है बच्चे। अब देखें जी,
यहाँ मुझे बताएं ओ पॉइंट पर स्लोप ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, पहले तो ये बताएं जी। लाइन लगा के देख लेते हैं, वैसे स्लोप की लाइन लगाता हूँ मैं, यहाँ पे लाइन लगाता हूँ जी। ये पॉइंट ओ पर स्लोप की लाइन है जी। तो ये वाली जो लाइन मैंने लगाई अभी स्लोप के लिए, आप ये देख के बताएं कि ये पॉजिटिव स्लोप को ज़ाहिर कर रही है नेगेटिव स्लोप को ज़ाहिर कर रही है। इसका कोई कलर चेंज कर देता हूँ मैं। पॉजिटिव। हाँ, तो ये पॉजिटिव स्लोप को ज़ाहिर कर रही है बेटा। अब पॉजिटिव स्लोप को मैं कहाँ पे शो करूँ, ये मैक्सिमम स्लोप यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होनी, ठीक है। वैसे जो आपको मैंने चीजें पढ़ाई हैं स्लोप के बारे में, उसमें मैंने ये कहा कि मैक्सिमम स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी। ये चेक करें, इन्फिनिटी स्लोप सबसे ज्यादा थी, लेकिन हमारे ग्राफ में सबसे ज्यादा स्लोप यही होगी इस तरह की, इसमें इन्फिनिटी नहीं होना। तो इसी को हम मैक्सिमम वैल्यू असाइन करेंगे। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे दूंगी इसको, इसको मैक्सिमम वैल्यू देने के लिए मैं बेटा जो पॉइंट सेलेक्ट करूंगा वो सबसे ऊपर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने करंट का ग्राफ बनाना है। यहाँ पे पहले पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। पॉइंट्स यहाँ पे किसी कलर से देख लेते हैं जी, इस कलर से देख लेते हैं। यहाँ पे अब ऊपर वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, किसके लिए, ये जो पहला पॉइंट सेलेक्ट किया ना, ये करंट के लिए किया, क्योंकि करंट का ग्राफ बनाना ना अब हमने। तो मेन तो हमारा मकसद वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाना था। तो क्यू का तो हमने सिर्फ इसलिए बनाया कि वो करंट बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे स्लोप के लिए एक पॉइंट मिल गया है ग्राफ के लिए। अब अगली स्लोप चेक करते हैं, और अब आपने बताना जी अगली स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी जी। तो ये चेक करें आप, इस पॉइंट पर जो स्लोप है ये क्या होगी, इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगी, शाबाश, ये जीरो। ए पॉइंट पर जीरो होगी ना। वेरी गुड, तुम लोग बहुत लायक बच्चे हो जी। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो जीरो आई है जी। अब मैं यहाँ पे नीचे शो कर दूं, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ये पॉइंट जो लगाइए, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, बता, ये गलत है सही है, पहले ये बताओ, नीचे वाला पॉइंट जीरो के लिए गलत है सही, गलत है। गलत है। अब यहाँ पे आपने शो करना जी ये पॉइंट, ठीक है। ये देखें जी कहाँ पे शो करने लगा, यहाँ पे जीरो आती, ये जीरो का पॉइंट बन गया जी, ठीक है। अब बी पॉइंट पर आते हैं बेटा, और बी पॉइंट पर आपने बताना है कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी। ये देखें बी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू, ये मैंने स्लोप टेंजेंट लाइन शो की है। अब आपने बताना है इस टेंजेंट लाइन को देख के, ये टेंजेंट लाइन नेगेटिव। ये इस तरह की है, ये जो मैंने यहाँ बनाई टेंजेंट लाइन, ये जो है ना स्माइली फेस को गौर से देखे, स्माइली आपने ध्यान में रखें, ये स्माइली फेस मैंने बनाया हुआ है, तो नेगेटिव स्लोप जाहिर कर रही है इस वक्त इस स्माइली में, जो ये वाली लाइन है इस तरफ, ठीक है। तो फिर आपने यहां से बताना है अब कि मैं नीचे जाऊं या ऊपर या दरम्यान में रहूं। अब पॉइंट कहां पे बनाऊंगा, अब यहां नीचे बना दूं, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है ना ये, कौन सी है, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए नीचे जाना आपने, ठीक है, नेगेटिव के लिए नीचे। अब सी पॉइंट पर आते हैं आप, सी पॉइंट पर देखें जी, ये मैंने टेंजर लाइन सी की लगा दी है। अब बताएं जी, टेंजर लाइन जब सी की लगाई तो इसका तो बेटा इस पॉइंट की वैल्यू तो यहाँ मीन पोजीशन पर आएगी, इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, इसका पॉइंट दोबारा मीन पोजीशन पर बन जाएगा। और अब आपने अगले डी पॉइंट की बनानी है, डी पॉइंट पर चेक करें जी स्लोप, ये टेंजर लाइन बना दी, और इस टेंजर लाइन को गौर से देख के बताएं आप, ये पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है, एक तो पॉजिटिव है दूसरा इंक्रीज कर रही है, तो पॉजिटिव इंक्रीज है ये, तो इसको पॉजिटिव पीक पर लेकर जाएं। पॉजिटिव पीक किधर होता है जी, ऊपर होता है। तो इसका जो पॉइंट बनेगा, तो बेटा ये इस तस्वीर को भी जरा देख ले एक दफा। तो इसमें आप चेक करें कि ये जब बंदा ऊपर चढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव भी है और हाई भी है, यानी मैक्सिमम है। और यहाँ पे स्लोप थोड़ी लो हो गई है क्योंकि ढलवान कम हो गई है, ऊपर वाले पॉइंट पर स्लोप जीरो हो गई है। तो यही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो अब आप देखें जी, हमने ई पॉइंट पर बल्कि डी पर पॉइंट ड्रा करना था, तो ये अब डी पॉइंट पर सबसे ऊपर ड्रा करेंगे जी। यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि ये पॉजिटिव मैक्सिमम है बेटा, यहाँ पर ड्रा करेंगे पॉइंट। अब आखिरी रह गया ई का, कहाँ पे होगा, ई पॉइंट पर स्लोप पहले ड्रा करते हैं, ये टेंजर लाइन इसकी स्लोप है जी। इसकी टेंजर लाइन मैंने ड्रा कर दी। अब आपने बताना है कि इसकी स्लोप कहाँ होगी, इसकी वैल्यू कितनी है इस स्लोप की। टेंजर लाइन का मतलब है ये आपको स्लोप बता देगी। तो इसकी ढलवान बिल्कुल जीरो आ रही है, बिल्कुल जीरो है जी। तो यहाँ पे पॉइंट आपका नीचे बन जाएगा, ठीक है। अब इन तमाम पॉइंट्स को मिला दें आप, इन तमाम पॉइंट्स को मिला दें तो स्लोप बन जाएगी हमारी, हमारा ग्राफ आ जाएगा। फिर इसको हम नीट करके दोबारा बना लेंगे। ये देखें, यहां से इस पॉइंट को मैं मिलाता हूँ किसी और कलर से। सबसे पहले इस पॉइंट को आपने इधर लेकर आना है, फिर आपने इस पॉइंट के पास
और फिर इधर से इस पॉइंट के पास, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से होते हुए इधर। तो ये जो अभी अभी ग्राफ बनाया ना, ये किसका बनाया बोला? ये करंट का ग्राफ बनाया, ठीक है बच्चे। करंट का कैसे बन गया ये? हमने तो क्यू के ग्राफ की सिर्फ स्लोप ही निकाली है, तो ये करंट का ग्राफ कैसे बन गया? क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया था, पहले हमने बता दिया था आपको कि भाई जो क्यू और टी का ग्राफ होगा, क्यू टी ग्राफ की स्लोप करंट होगी, ठीक है। तो ये जो क्यू ओवर टी लिखा हुआ है, असल में स्लोप का यही फॉर्मूला होता है ना, वाई ओवर एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हमने जो क्यू टी ग्राफ बनाया था उसमें वाई एक्सेस पर क्यू और एक्स एक्स पर टी था, उस क्यू टी ग्राफ की स्लोप असल में करंट है। ठीक हो गया जी बच्चों। अब इस ग्राफ पे वापस आते हैं। अब इसी ग्राफ को नीट करके बना देता हूँ, आपको सब चीजें साफ साफ नजर आ जाए। इन के पॉइंट्स के बुकने को नाम रखे हुए हैं, चेक करें। अब इस करंट वाले ग्राफ का बुकने भी नाम रखा है। पहले मैं ये टेंजर लाइन ड्रीन करता हूँ, सारी सारी टेंजर्स ड्रीन कर देता हूँ, क्योंकि टेंजर लाइन तो आपको समझाने के लिए थी ना बस। क्योंकि यहाँ पे ना एक और तस्वीर मैं पोस्ट करता हूँ, बनी बनाई फोटोज की ग्राफ जी, सारी डिलीट करके। अच्छा, तो अब देखिए जरा बेटा, ये ग्राफ किस तरह से दिखता है आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम स्लाइड पर वापस चले जाते हैं जी। तो ये कल हम यहाँ तक पहुंच गए थे, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेक करें जी आप। स्लाइड शो में आते हैं वापस। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी, ये वही ग्राफ है, पहले हमने बनाया था इसका। वोल्टेज का जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, और जो रेड लाइन नजर आ रही है, ये चार्ज का ग्राफ है। तो इन तमाम पॉइंट्स की स्लोप निकालने के बाद करंट का ग्राफ बना, और मैंने स्पेशल ऊपर करंट के लिए एरो लगाया कि ये वाला जो नीले कलर में है ग्राफ, जो ब्लू कलर में लाइन नजर आ रही है, ये दरअसल करंट की लाइन, ठीक है। तो अब तीनों लाइनें आपको एक ही ग्राफ के अंदर नजर आ रही होंगी। तो अब इनके बुक ने क्या नाम रखे हैं? बुक ने ओ पी और आगे ए बी सी डी ही बस लिख दिया, एन सब सारा कुछ आपको पता है जी क्या बुक ने नाम रखे हैं। मैं रख देता हूँ फिर दोबारा, ये नाम यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले। तो देखें जी बुक ने क्या नाम रखे हैं। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे रखा है जी बुक ने ए, उसके बाद यहाँ पे बी है जी, और उसके बाद यहाँ पे सी है जी, और यहाँ पे जैसे साइकिल खत्म होता है तो ये डी है, और ऊपर वाला क्रस्ट जो है ई है। बस बुक का ग्राफ इतना ही है, हम थोड़ा आगे चलेंगे इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। हमने काफी लंबा बना लिया है, तो बुक का ग्राफ इतना इतना ई तक बनाया हमने। अब आपने स्लोप के पॉइंट्स के भी नाम रख देने हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के अंदर इस्तेमाल होने हैं। रीडिंग जब आपको कराऊंगा तब आपको इन पॉइंट्स से ही पता चलना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने रख दिया ओ पी, और दूसरा यहाँ पे रखना है जी एन। ये ब्लैक से रख देता हूँ जी। यहाँ पे पॉइंट का नाम क्या होगा जी? बुक ने यहाँ पे जो नाम रखा है वो एन रखा हुआ है जी। उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट का, क्योंकि हमने ये पॉइंट्स ही थे ना पहले जिनको मिलाया था, पहले तो ये पॉइंट्स थे, तो बुक ने उन पॉइंट्स का नाम रखा हुआ है जी, ये आर रखा हुआ है शायद, ठीक है। और आगे यहाँ पे एस रख दिया हुआ है। ये सी वाले पॉइंट की जो स्लोप आई थी ना, सी वाले पॉइंट के बिल्कुल ऊपर ये एस है, और उसके डी के ऊपर जो रखी हुई है उसका नाम टी रखा हुआ है, टी। और आगे ई वाले पॉइंट का नाम बुक ने चेक कर ले, कुछ भी नहीं रखा होगा, ठीक है। आप खुद रख लें, कोई रखना तो एस टी यू रख लें। तो अब ये सारी एक्सप्लेनेशन में चीजें समझ आ जाएंगी आपको इंशाल्लाह। तो इस ग्राफ को अब हम आगे देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने क्या करना होता है? अच्छा, यहां से हमें ये पता चल गया कि करंट, अच्छा ये बताओ कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है? अपनी पीक वैल्यू पर पहले कौन पहुंचेगा? वैसे तो आपको चार्ज का ग्राफ यहाँ पे नहीं चाहिए था, चार्ज का तो आपने बनाया करंट का बनाने के लिए, तो चार्ज का पहले मिटा ही दें आप, और आप सिर्फ और सिर्फ इस वी और करंट का चेक करें। तो व्हाइट बोर्ड पर वापस आते हैं, तो व्हाइट बोर्ड पर जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि जनाब करंट का। तो बच्चे हमने यहाँ पे ग्राफ डिस्कस करना था, वो जो चार्ज का ग्राफ था वो मैंने यहाँ से मिटा दिया है, क्योंकि बेटा चार्ज का ग्राफ हमारी सिर्फ हेल्प कर रहा था, और क्यू को हमने रिलेशनशिप के अंदर लेकर नहीं आना होता। हमारा यहाँ पे काम इन आर्टिकल्स के अंदर वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप चेक करना होता है। तो यहाँ पे चेक करें, आपको सिर्फ दो ही ग्राफ नजर आ रहे हैं अब, एक करंट का है और एक वोल्टेज का है। अब इन दोनों में कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, ये आप ग्राफ से देख के बता सकते हैं। जो अपनी पीक वैल्यू को सबसे पहले अचीव करेगा, या कह लें कि चेक करें करंट का एब्सोल्यूट फेज सबसे लास्ट वाला ज्यादा है या करंट या वोल्टेज का ज्यादा है, ये चेक करें। क्योंकि यहाँ पे आपको क्वार्टर भी नजर आ रहे हैं, तो दोनों तीनों तरीकों से चेक कर ले जो आपको पढ़ाए हुए हैं, जितने भी मेथड आपको बताए हैं मैंने, उससे आपको क्या लगता है कौन सा लीड कर रहा है, कौन सी लाइन है यहाँ पे जो आगे चल रही है? वोल्टेज आगे चल रही है करंट या फिर? और जिन्होंने वोल्टेज करंट बोला है ठीक वो ये बात भूल करंट रहे ठीक हैं, कर रहे हैं। वो इन्होंने इस चीज को देखा है, जिन्होंने करंट का आंसर, उसने वोल्टेज का आंसर दिया ना, वो उन्होंने ये चेक किया, चेक करें। उन्होंने देखा कि ये वैल्यू वोल्टेज की पीक पर पहुंची है, जबकि ये करंट बेचारा जीरो है, उन्होंने ये चेक किया है। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं
कि वोल्टेज तो अब पीक पर पहुंचा है, करंट तो उससे पहले पहुंच चुका है, करंट पहले अपनी पीक पर था, और करंट एक कह लो कि क्वार्टर उससे आगे चल रहा है, एक क्वार्टर। अब इसकी मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या दूंगा आपको, देखिए लॉजिकली से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर वापस आते हैं, इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं पहले। देखिए इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, आपको पता है कि कैपेसिटर के अंदर, पहले कैपेसिटर बनाता हूं जी। कैपेसिटर की प्लेटें बना लेते हैं जी पहले। अब यहाँ पे एसी सोर्स लगाना है जी आपने, एसी लगाएं फिलहाल या ना लगाएं ये चीज ने हमने आप समझ नहीं, क्योंकि पीछे बड़ी डिटेल में समझा दिया है। अब आपके पास ये बताना है कि बेटा कैपेसिटर के अंदर जब तक ये चार्जेस इकट्ठे नहीं ना होंगे, ये वाले चार्जेस जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनना। और पोटेंशियल डिफरेंस बाद में बन रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर के जाते हैं, फिर ही सब कुछ होता ना। ये चेक करें आप, इलेक्ट्रॉन गुजर के जाएंगे तो ये चार्ज होगा ना कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो पहले हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक पहुंचे थे, तो ये कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज हुई थी ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि करंट पहले चला था, करंट पहले चला था और पोटेंशियल डिफरेंस बाद में बना है, जो कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं वो कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बाद में आया है। पहले कौन आया था, पहले चार्जेस फ्लो किए हैं, चार्जेस फ्लो ना करते तो ये करंट क्या नाम है, करंट ना चलता, और करंट ना चलता, चार्जेस ना डिपॉजिट होते कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर, तो वो चार्ज ना होता, और कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज ना होती तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ना होता। ठीक है बच्चों, तो ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी आपको पता चल गई है कि करंट पहले क्यों आता है, क्या वजह है कि करंट आगे आगे चल रहा है। अब इसी की फेज डायग्राम बनाते हैं हम, इसकी फेज डायग्राम चेक करें अब, तो इसकी फेज डायग्राम देखें अब। तो बेटा फेजर डायग्राम को हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, आपको पता होगा, बताया भी था आपको मैंने। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं जी, रूल के मुताबिक आपने चेक करना है कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर उस वेक्टर को बनाना होता है, उस वे फॉर्म का वेक्टर हॉरिजॉन्टल बनाना होता है जो जीरो पर हो और पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा हो। तो चेक करें जरा यहाँ पे कौन जीरो पर है और कौन पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज या करंट। मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन सबसे पहले देनी है ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन दूंगा उसको, हॉरिजॉन्टल पोजीशन दूंगा उसको जो हॉरिजॉन्टल वो कर रहा होगा, जीरो से पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा होगा जी। तो इसको रेड कलर देता हूँ क्योंकि मैं ये वोल्टेज के लिए बनाया है, तो वोल्टेज रेड में है। पता चल गया बच्चों यहाँ तक, इसकी पीक वैल्यू के बराबर ही बनानी है आपने ये, अगर ये पीक छोटी है तो इसको छोटा कर देते हैं मजीद, ये वेक्टर इतना हो गया, छोटा हो गया जी, ठीक है। तकरीबन तकरीबन ये इस वोल्टेज के ग्राफ की पीक के बराबर ही है। अब आगे करंट चेक करें आप, करंट तो इस वक्त 90 पर था जब ये जीरो पर था, ये ओ पॉइंट की बात हो रही है ना, शुरू में शुरू वाला जो पॉइंट था उस पर ग्राफ बन रहा है, क्योंकि उस वक्त फेज डिफरेंस 270 चल रहा था पिछले आर्टिकल्स में, जब मैंने कहा था कि पहले पॉइंट पर ग्राफ नहीं बन सकता ग्राफ के मुताबिक। अब तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो अब तो बन सकता है ना हर पॉइंट पर। तो अब आप बताएं कि इसका जो मैं बनाऊंगा करंट का ग्राफ या वेक्टर इसका बनाऊंगा फेजर वेक्टर, तो वो कैसे बनाऊंगा जनाब, वो भी हॉरिजॉन्टल लगा दूं क्या, या वो वर्टिकल लगाना है ऐसे, वो वर्टिकल चलेगा ऐसे, ठीक है। और इनका नाम रख देते हैं अब। अब ये वोल्टेज और ये करंट है, इनके दरमियान थीटा एंगल बन रहा है जी, ये होगा जी वोल्टेज, ये होगा जी करंट। इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना बन रहा है, आप सबको नजर आ रहा है फेज डिफरेंस 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 है। और आपको आपको मैंने रूल भी बताया था बड़ा सादा सा, क्या रूल था वो, कि आप लोग एंगल इस तरह से बनाया करें कि उसकी टेल भी हो और उसका हेड भी, और एंटी क्लॉकवाइज बनाया करें ऐसे, बताया था ना रूल आपको। यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा वो होगा तो 90, लेकिन यहाँ क्लियर हो रहा है जिसके साथ हेड आ रहा है वो लीड कर रहा है, जिसके साथ टेल आ रहा है वो लैग कर रहा है। किसी भी पॉइंट पर चेक कर लें आप, किसी और पॉइंट पर बना के देख लें, इसको रोटेट करें इसी फिगर को 90 डिग्री से रोटेट करते जाएंगे, तो आपको बेटा अगले पॉइंट पर ग्राफ मिलता जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि जो वी है वो लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है, ठीक है बच्चे।
करंट लीड कर रहा है जी, इसको लीड मतलब आगे चल रहा है। और हमने लॉजिकली भी चेक कर लिया कि ये आगे क्यों चल रहा है, क्योंकि जब तक चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तब तक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ही नहीं। तो आई लीड्स, आई लीड्स यानी लीडर बन रहा है आई, आगे आगे चल रहा है। और कितना फेज डिफरेंस है इसका, बाय 90 डिग्री। और इसको 90 डिग्री बोलो या पाई बाई टू बोलो, बात एक ही है, क्योंकि 90 डिग्री को पाई बाई टू भी कहते हैं आप। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का, सब ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब बता फेजर डायग्राम के बाद, अच्छा इसी चीज को बुक एक्सप्लेन कैसे करेंगे बाद में देखेंगे। बुक हर एक नाम रखती है कि एट पॉइंट ओ क्या हुआ, और टी टाइम यानी ऑब्जर्वेशन टाइम टी जीरो पर क्या हुआ, फिर आगे पॉइंट ओ से ए तक क्या हुआ, फिर स्लोप डिक्रीज कब हुई, और क्यू टी कर्व कब बनी, ये सारी बातें। ठीक है। अब आगे बेटा वेक्टर पोजीशन के बाद अगली हेडिंग आपको आज बतानी है, अपोजिशन ऑफर्ड टू द सर्किट। अपोजिशन में तो ऑफर कर रहा है ना ये, अभी अपोजिशन क्या ऑफर कर रहा है चेक करेंगे। ये कैपेसिटर अपोजिशन कैसे देगा, चलिए रजिस्टर का तो समझ आता है कि रजिस्टर अपोजिशन देता है, कैपेसिटर कैसे अपोजिशन देता होगा। कैपेसिटर अपोजिशन कैसे करता है जी, ये कैसे अपोज करता होगा। कैपेसिटर भी बेटा असल में किसी मटेरियल से बनाया हुआ है, किसी मेटल से बनाया हुआ है, और उसके अंदर भी उसी तरह रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, कैपेसिटर भले ही आइडियली रेजिस्टेंस नहीं रखता आइडियल कैपेसिटिव सर्किट के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम आइडियल कैपेसिटर्स। उनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया उनको बनाने के लिए, उनकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उनके अंदर जो प्लेटें लगाई गई हैं वो भी किसी मटेरियल से बनाई गई हैं, तो वो भी अपोज करते हैं। तो अगली हेडिंग यही है हमारी, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द सर्किट। तो बेटा आपने अब याद रखना है कि ये जो कैपेसिटर था ये जब अपोज करता है, रेजिस्टर जब अपोज करता है तो उसका नाम रेजिस्टेंस रख दिया था उस अपोजिशन का। जब कैपेसिटर अपोज करता है तो उसका नाम रेजिस्टेंस नहीं रखा हुआ, उसका नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस रखा हुआ है। इसको अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द एसी सर्किट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये डेफिनेशन आपने कर लिया। इसका अपना फार्मूला होता है बेटा, इसका फार्मूला कैसा दिखता है जी, ये फार्मूला आपको बेटा याद करना पड़ेगा। वैसे तो ओहम लॉ से बन जाना इसमें, आपने V इज इक्वल टू आई आर तो पढ़ा होगा, का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिखनी है ओहम्स लॉ में। V की जगह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, I की जगह रूट मीन स्क्वायर करंट, क्योंकि ये एसी सर्किट्स हैं, इसमें सिंपल वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं जो आपने नोट करनी है, रीड करनी है, जो आपने आपके डिवाइसेस हैं आपको बतानी है। तो यहाँ V की जगह क्या आ जाएगा, वी आर एम एस आ जाएगा। तो वी आर एम एस लिखें सबसे पहले, वी आर एम एस। और जहां पे करंट नजर आ रहा है आपको, करंट की जगह पे आई आर एम एस लिखेंगे, आई आर एम एस। और उसके बाद आपने साथ आर लिखा हुआ है वहां पे आज आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखनी है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को जाहिर करते हैं एक्स सी से, एक्स से मुराद रिएक्टेंस है और सी से मुराद कैपेसिटिव। तो यहां से एक्स सी का अपना फार्मूला भी तैयार हो जाता है, एक्स सी इज इक्वल टू वी आर एम एस, वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। तो यहां से जो यूनिट जो निकलता है इसका यूनिट, वो ओहम निकलता है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो वही है, करंट